आज खास मुलाकात में हमारे समक्ष उपस्थित हैं अपनी बात कहने के लिए गांधीवादी विचारक रिजवान एजाजी साहब। पूरा परिचय। मैं रिजवान एजाजी और अपनी बात को कहने के लिए मैं किताबों का सहारा लेता हूँ। आप जैसे गुणीजनों से कुछ चीज़ को सीखता हूँ और उसको फिर किताबों के ज़रिए दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले पाली मारवाड़ में रहा करता था, लेकिन उसके बाद कोटा में छबड़ा में वहाँ स्थापित हो गया और वहाँ पे मैंने अपना रियल एस्टेट का, होटल और स्कूल का मैंने काम शुरू किया। इसी बीच मैंने जो है गांधी जी को पढ़ा और गांधी जी को पढ़कर उनके जीवन से अपने आप को इतना प्रभावित पाया कि अधिकांश मेरा जीवन स्तर, मेरी शैली गांधीमय होकर चली गई। और मैंने बहुत कुछ पढ़ा गांधी जी के बारे में, देश के विभाजन के बारे में, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। और उसके बाद मैंने छोटी छोटी किताबें लिखने की कोशिश करी ताकि मैं गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी की जो वार्ता है, उसको दुनिया तक पहुंचाऊं। ये मेरे प्रयास रहते हैं। रिजवान जी, आपने रियल एस्टेट से सीधा गांधीवादी विचारधारा में प्रवेश किया, इसके पीछे मूल विचार क्या आया? गांधी जो दर्शन है वो जीवन को संपूर्ण मान के चलता है। उसमें रोटी, कपड़ा, मकान सभी आ जाते हैं। नो डाउट मैंने एक रियल एस्टेट का काम शुरू किया है, लेकिन उसके अंदर भी जो मेरी छाप है वो गांधीमय ही है। मैंने कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई एक व्यापारिक रूप में अपने आप को मैंने प्रदर्शित नहीं किया। जो गांधी जी का ग्राम स्वराज है, ये गांधी जी के जो जिस तरीके से जो उनका चिंतन है, उसी को मेरे अपने व्यापार के अंदर, चाहे मेरा स्कूल हो, चाहे मेरा होटल हो, चाहे मेरा कोई भी बिजनेस हो, ये मेरी जो जीवन शैली है वो मेरे गांधीमय ही होती है। नहीं, आपने रियल एस्टेट से अपना रोजगार प्रारंभ किया, उसके बाद आप कह रहे हैं होटल और स्कूल भी जी मेरे जीवन में रोजगार के रूप में आया। तो इन सब के पीछे क्या विचारधारा थी? सबसे पहले रियल एस्टेट आया, होटल आया या स्कूल आया? सबसे पहले मेरा कपड़े का रोज़गार था, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। कुदरत ने मुझे वो जो इंतज़ाम करवाया वो इस तरीके से कि रोटी भी और कपड़ा भी और मकान भी, तीनों के मुझे इंतज़ाम करने की ज़रूरत महसूस होने लगी है मेरे को। क्योंकि रियल एस्टेट जो है, या अपनी भूमि को डेवलप करने के लिए मैंने काम शुरू किया। लेकिन जब मैं अपने उस काम को शुरू कर रहा था, उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि मैं एक विद्यालय का, स्कूल का निर्माण करूं। और जब मैं वहाँ पर था, मैं चूँकि एक क्रिएटिव पर्सन हूँ, एक निर्माण में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे धीरे धीरे होटल बनाना शुरू किया। जब होटल बना तो जब मेरा पहला नक्शा बना था, उसमें मैंने एजाज एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। मतलब मेरा शुरू से मेरा ध्येय था कि मुझे एजुकेशन के अंदर आना है। यदि मैं कोई बहुत अच्छा व्यापारी नहीं बनता तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं कभी किसी स्कूल के अंदर या कभी किसी कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर या टीचर में बनूं। और अपने इस सपने को साकार करने के लिए मैंने सपने से सफलता नाम की किताबें छापी, जिसका जो नायक था वो एक टीचर था, एक अध्यापक ही था। क्योंकि गांधी जी को मैंने सबसे पहले सत्य के प्रयोग के रूप में पढ़ा, उनकी जो आत्मकथा थी। लेकिन जैसे जैसे मैं उस किताब को पढ़ रहा था, मैं बार बार जो है उनके मुखपृष्ठ पे जाता मैं, और मैं गांधी जी को देखता कि क्या मैं वास्तव में गांधी जी को पढ़ रहा हूँ, कि वास्तव में गांधी जी। क्यों मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि गांधी जी की जीवन शैली और मेरी जीवन शैली में कोई अंतर होगा। हम इतना ज़्यादा मैं गांधी जी को फॉलो करता हूँ, क्यों शुरू से मैं एक शाकाहारी रहूँ, शुरू से मेरे अंदर एक सादगी है, शुरू से अंदर मेरे अंदर एक राष्ट्रीय भावना है, शुरू से अंदर मैं स्वच्छता के प्रति, जो मेरी किताबें हैं उसमें ज़्यादातर आपको यही मिलेगा मेरी पुस्तकों के अंदर, कि किस तरीके से हम एक अच्छा नागरिक बने, किस तरह हम एक शहरी बने, किस तरीके से हम जो है ये जो गंदगी है इसको हम दूर करें। आपको मेरी सभी किताबों में कमोबेश ये चीज़ नज़र आएगी, और यही चीज़ें गांधी जी को उसमें आया। चाहे उस दक्षिण अफ्रीका में थे, चाहे वो यहाँ बॉम्बे में थे, चाहे वो सूरत में थे, उन्होंने एक स्वच्छता का अभियान उन्होंने उस वक्त भी शुरू किया था। उन्होंने हर जगह इस बात की कोशिश करी कि हिंदुस्तानी एक साफ सुथरे रहें।
ये जब वहाँ पे साउथ अफ्रीका में थे, तो वहाँ पे जो हिंदुस्तानियों की जो बस्ती थी वहाँ जाया करते थे, देखते थे कि ये लोग एक अलग थलग रहा करते थे, तो उन्होंने उनको जो है शामिल करने की कोशिश करी कि वहाँ के जो दक्षिण अफ्रीका का जो एक जो वातावरण है उसमें वो एडजस्ट हों, और एक उनको एक जो एक अछूत की तरह से देखा जाता था, इस बात की उन्होंने पूरी कोशिश करी कि ये एक साफ सुथरा वातावरण बनाया जाए। और वही उन्होंने जब यहाँ पे हिंदुस्तान आए, तो यहाँ आने के बावजूद भी जब इस वक्त एक प्लेग फैल रहा था वहाँ पे, तो गांधी जी ने हरिजन बस्ती के अंदर हर बस्ती में जा जाके जो है सफाई की उन्होंने पूरी कोशिश करी, यहाँ तक कि उन्होंने पखाने तक साफ किए वहाँ पे इस वक्त जो है। आप उनकी किताबों में ये देख सकते हैं। नहीं, वो तो गांधी जी की विचारधारा थी, स्वच्छता अभियान उनके जीवन का एक मुख्य अंश था। ठीक है, आपने उनके विचारों को अपने जीवन में उतारा। सारी किताब गांधी आज तक, गांधी के से बने आंधी, सत्य के प्रयोग, जो सत्य के प्रयोग जो सबसे पहले मेरे हाथ में आई वो थी एक 30 रुपए की, और नवजीवन प्रकाशन की थी। और अफसोस मुझे इस बात का है कि वो कॉपीराइट थी, जब तक उनका एक कॉपीराइट समय पूरा नहीं हुआ तब तक किसी ने उसको प्रकाशित भी नहीं किया। मैंने, आप विश्वास कीजिएगा, कम से कम 1000 घंटे मैंने उस सत्य के प्रयोग में लगाया। और उसकी भाषा थी जो हिंदी के रूप में, कि गांधी जी ने सत्य का प्रयोग गुजराती में लिखी थी और उसका फिर अनुवाद किया गया, तो अनुवाद में भी जो किसी गुजराती ने उसको किया, तो मुझे नहीं लगा कि ये एक प्रॉपर था। तो मैंने उसके अंदर बहुत साधारण भाषा के अंदर उसमें बहुत कुछ बदलाव किया उसके अंदर, और एक बहुत आकर्षक रूप के अंदर हमने उसको प्रकाशित किया। एक अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, और अभी 5वां अंक जो है 2 अक्टूबर को हम उसका जो है उसका विमोचन हम करवाने जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छा प्रकाशन होगा। गांधी जी के विचारों को आपने अपने प्रकाशनों के रूप में तो आम जन तक पहुंचाया, उसके अलावा आपकी क्या गतिविधियां रही? स्वच्छता, स्वच्छता, मेरी अन्य जो पुस्तकें हैं वो स्वच्छता पर आधारित हैं सारी। मैं एक, आपसे ये जानना चाहता हूँ, पुस्तकों के प्रकाशन के अलावा आम जन में गांधी की विचारधारा को पहुंचाने के लिए आपने और क्या प्रयास किए? मैं जिस वक्त मैं लायंस क्लब का अध्यक्ष रहा, सचिव रहा, और इसके अलावा कई विभिन्न पदों पर रहा, उप प्रांतपाल तक भी मैं रहा, हमने उस वक्त उन्हीं कार्यक्रमों को आयोजित किया जो एक राष्ट्रीयता से संबंधित रहे, और राष्ट्रीयता से और गांधी जी को वो एक अलग अलग चीज़ें नहीं थीं, चाहे जानवरों के प्रति कार्य हो, चाहे स्वच्छता के प्रति कार्य हो, वो एक लेवल जरूर गांधी जी का नहीं था, लेकिन गांधी जी का ध्येय भी यही रहा और मेरा जीवन का ध्येय भी यही रहा। और सिर्फ ये नहीं कि मैंने गांधी जी को पढ़ा उसके बाद ही मैंने कुछ अपना बदलाव किया, इसके पहले भी मेरा जो जीवन रहा वो गांधी में ही रहा। यानी कई लोग तो मुझे ताने के अंदर मुझे गांधी जी का कहते हैं, यार तुम अपने गांधीवाद अलग रखो, तुम यार जो बातचीत होती है, जब व्यवहार होता है उसके अंदर मेरे व्यवहार को देखकर लोग ये कहते हैं कि आपके अंदर वही चीज़ें हैं, वही सादगी है, और एक व्यंग के रूप में मेरे पर कहा जाया करता था जो है। ठीक है, आप राजस्थान के संदर्भ में, हम अशोक गहलोत, श्रीमान अशोक गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको राजस्थान का गांधी कहते हैं, तो आप उस संदर्भ में अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, गहलोत साहब वो मेरे आदर्श भी रहे हैं, मैं आपको बताऊं, और जो सादगी गहलोत साहब के अंदर है वो मैंने देखा है। वो एक तरह से उनको, चूंकि गांधीवाद इसलिए कहा गया है उनको क्योंकि वो भी एक साधारण ज़िंदगी जीते हैं। उन्होंने भी गांधी जी के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, गांधी आंदोलन को बढ़ाने में उन्होंने बहुत मेहनत करी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये वजह है कि आज हिंदुस्तान में गांधी जी के नाम से या गांधी में जो है अशोक गहलोत को माना जाता है, और मेरा भी यही विचार है। ठीक है रिजवान साहब, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, जब हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और देश 2 भागों में विभाजित हुआ, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? यदि हमारे इस टाइम विषय गांधी जी चल रहा है, और मैं उसी संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूं, जी जी जी, क्योंकि उसकी मुख्य परिप्रेक्ष्य, उसकी मुख्य भूमिका का आप किस तरह से इस संदर्भ में देखना चाहेंगे? ये देश आज़ाद हुआ, किन परिस्थितियों में देश आज़ाद हुआ, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी। मैंने जितनी भी वास्तविक जो किताबें पढ़ी हैं, सभी किताबों में गांधी जी का शैली है, गांधी जी का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, गांधी जी इस देश के अंदर
संसार के अंदर सबसे आखिरी पुरुष थे जो इस देश के अंदर विभाजन को स्वीकार करते। उन्होंने इतनी बड़ी बात भी कही थी कि इस देश का विभाजन मेरे शरीर पर से जब मेरे 2 टुकड़े होंगे तो इस देश का विभाजन होगा। पता नहीं कौन सी परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई, लेकिन गांधी जी जो है उन्होंने किसी हालत में इस देश के विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। जिस वक्त इस देश की स्वतंत्रता मिल रही थी, उस समय गांधी जी एक मायूस होकर कलकत्ता के अंदर एक अंधेरी कोठरी के अंदर बैठे हुए थे, जब पूरा देश चित्कार कर रहा था, देश एकदम। उस समय गांधी जी बिल्कुल खामोशी के साथ अंधेरे कमरे के अंदर मातम मना रहे थे कि मेरे देश का विभाजन हो। वे बहुत क्षुब्ध थे। इस संदर्भ में आपका विचार क्या है? गांधी जी बहुत जिद्दी थे। उन्होंने जीवन में कई आंदोलन किए, कई बार अनशन किए, 21-21 दिन तक उन्होंने अनशन किया। लेकिन जो एक बात गांधी जी ने कही जो मुझे आज तक किसी भी किताब में मुझे नजर नहीं आई कि आखिर इसकी क्या वजह रही। गांधी जी ने जब इतनी बड़ी बात कह दी थी कि मेरे शरीर के 2 टुकड़े होंगे तब इस देश का विभाजन होगा, और जब ऐसी परिस्थितियां बन गई कि ये देश विभाजित हो रहा था, तो वो खामोश क्यों हो गए, वो उदासी में क्यों चले गए, वो मायूसी में क्यों चले गए, वो पलायन क्यों कर गए, वो दिल्ली छोड़कर कलकत्ता क्यों चले गए, क्यों नहीं उन्होंने इस बात को लेकर अनशन किया, और वो क्यों नहीं इस बात को अनशन करके कि चाहे मेरा जीवन समाप्त हो जाए लेकिन वो उसको जो है विभाजित नहीं होने देते। कितने साल हम जिंदा रख सके आज़ादी के बाद मुश्किल से 6 महीने। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और 30 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई। 6 महीने भी ये देशवासी आज़ाद हिंदुस्तान उनको जिंदा नहीं रख सका। काश गांधी जी पहले अनशन कर लेते, या पहले अगर उनका जीवन चला भी जाता तो भी कम से कम इतना लांछन उनके ऊपर नहीं लगता, इतना जो है उनके खिलाफ वातावरण नहीं बनता, इतने उनके ऊपर जो है देश के विभाजन का जिम्मेदार उनको नहीं माना जाता। रिजवान साहब, अभी आपने मुझे बात कही कि मैं शुद्ध शाकाहार को अपनाता हूँ। आप एक ऐसे मैं यहाँ पे धर्म संप्रदाय की बात नहीं करना चाहता जी, मैं मुस्लिम हूँ। मैं मुस्लिम हूँ। आप नहीं कहना चाह रहे, मैं कह देता हूँ। जी हाँ। फिर भी आपने कहा कि मैं शुद्ध सात्विक और गांधी जी के विचारों के अनुसार शाकाहारी हूँ और शाकाहार का पालन करता हूँ। तो आप मुस्लिम होते हुए अपने समाज को और सर्व समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा जो मानना है, और थोड़ा सा विवाद मैं नहीं चाहता कि मेरी इस बात को विवाद हो, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि इस संसार में सिर्फ 2 धर्म होते हैं, एक होता है शाकाहारी और एक होता है मांसाहारी। हम चूँकि राजस्थान में हैं, यहाँ 32-35% लोग हैं जो मांसाहारी हैं, लेकिन आप जाके देखेंगे बंगाल के अंदर, केरल के अंदर, जो मिज़ोरम के अंदर, वहाँ पे 90%, 95% जो है मांसाहारी, और संसार के अधिकांश लोग जो है मांसाहारी होते हैं। यहाँ पे हमारा ब्राह्मण यदि किसी को अंडा खाते हुए या मांस खाते हुए देखे तो उसको उल्टी हो जाएगी, लेकिन बंगाल का वही ब्राह्मण, उसकी जो संस्कृति है वो मछली का पर आधारित है, वो जो है मांसाहार पर आधारित है। तो मेरा ये मानना है कि संसार में 2 ही धर्म होते हैं, एक मांसाहार और एक शाकाहार। मुस्लिम चूंकि एक अरब कंट्री से आया हुआ देश है और वहाँ पर एक शाकाहार इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था, तो वही आज हमारे वो सभी भौगोलिक आधार पर है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि बंगाल का जो एक ब्राह्मण है वो मांसाहार का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वहाँ जलवायु, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो ज्योग्राफी वो ये कहती है कि वहाँ पे उनको मछलियों पर आधारित होना ही पड़ेगा, जो समुद्र के किनारे के लोग हैं सारे जो है। तो चूंकि इस्लाम अरब कंट्री से आया था तो वहाँ पे जो है एक मांसाहार अत्यंत आवश्यक था, और वही चीज़ यहाँ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एक वो वातावरण बना हुआ है, ईद बकरा ईद जो मनाता है वो, या उनके जो भी आयोजन होते हैं उसके अंदर मांसाहार को बुरा नहीं माना जाता, कुर्बानी को बुरा नहीं माना जाता है। हालांकि मैं अपने जीवन में आज तक मैं कुर्बानी नहीं कर सका, क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक शाकाहारी हूँ, और चूंकि मैं पाली में ज़्यादातर अधिकतर जैन कम्युनिटी के साथ में या ब्राह्मणों के बीच में रहा करता था, वो मेरे घर पे आ जाया करते थे। धीरे मेरी जो है एक अलग ही मेरी जो नियति बन गई, और मैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी मैं जो है मांसाहार कर पाऊँगा। तो मेरा ये मानना है कि जो मांसाहार है ये मुसलमानों के लिए एक
बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन इसके बिना हमारे जो शरीर है, आज मैं जैसे पिछले 40 साल से मैंने कोई मांसाहार नहीं किया, इसके पहले मैंने लिया, जैसे गांधी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने मांसाहार नहीं किया, गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया था। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 40 साल में, मैं आज 68 साल का हो गया हूँ मैं, लेकिन मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, मेरे शरीर के अंदर कोई कमी नहीं है। मतलब बिना मांसाहार के भी मैं अगर जीवित रह सकता हूँ तो दूसरा कोई भी जीवित हो रह सकता है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इसका कारण जो है वो ये है कि मैं शाकाहार, सब्जियों के ऊपर और इनके ऊपर मैं आधारित हूँ। मैं मांसाहार नहीं करता, मैं अपने शरीर के अंदर इतना गरिष्ठ पदार्थ नहीं डालता, इतने मसाले नहीं डालता, जिसकी वजह से मैं बहुत स्वस्थ आज की तारीख में हूँ। कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, किसी भी तरह की बीमारी मेरे को नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण मैं शाकाहार को देता हूँ। ये मैं अपने मुस्लिम भाइयों को भी कहता हूँ, अपने हिंदू भाइयों को भी कहता हूँ। रिजवान साहब, जी, आज पूरी दुनिया शाकाहार को किसी न किसी रूप में स्वीकार कर रही है, उसकी सत्यता को स्वीकार कर रही है। ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा केवल यही सवाल है। मेरा ये कहना है कि एक शेर जो है वो शेर घास नहीं खा सकता। इस प्रकृति ने उसकी रचना इस तरीके से की है कि उसको तो जो है हिरन को या किसी भी जानवर को खाना ही पड़ेगा। लेकिन इंसान जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो कोई मांसाहार करके ही अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है या पाल पोस सकता है। आज दुनिया ये इस बात को महसूस कर रही है, या एक संवेदनशीलता जो इंसान के दिमाग में आ रही है कि हम किस तरीके से हम जानवरों को हम ख़त्म कर रहे हैं या मार रहे हैं, या उसको जो है उनका भक्षण कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं। ये इस चीज़ का अगर हम ज़्यादा वातावरण बनाते हैं, यदि हम एक बच्चों के अंदर ये भावना बन पाते हैं कि देखिए आप किस तरीके से इन जानवरों को वध कर रहे हैं, उनको कुर्बानी कर रहे हैं, हम उनको ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद हम उनको खा रहे हैं। तो जब ये धीरे 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 इस चीज़ के पे एक संवेदनशीलता लोगों के अंदर लाएंगे, तो धीरे धीरे, जैसे मेरी बेटी के मैं बात बताता हूँ, उसके नाना उसको जो है एक बार कसाई के साथ के पास लेके चले गए। वहाँ जब उसने उस जानवर को काटते हुए देखा, वो दिन है आज का दिन है, मेरी बेटी ने जो है मांसाहार नहीं किया। तो ये एक वातावरण हमें यदि हम बना सकते हों, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, शारीरिक रूप से। आज मैं अरब कंट्री पे नहीं जाता, मैं आज वेस्टर्न कंट्रीज पे नहीं जाता, लेकिन मैं हिंदुस्तान के पे जाता हूँ कि हिंदुस्तान को जो सामाजिक परिवेश है उसमें हम बिना मांसाहार के भी हम जीवित रह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इतनी साग सब्जियाँ, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट सभी मौजूद हैं कि हम बिना मांसाहार के भी हम बहुत अच्छे तरीके से हमारे शरीर को रख सकते हैं। ये मेरा एक। रिजवान साहब, 2 अक्टूबर बहुत नज़दीक है, महात्मा गांधी जी की जयंती है। उस 2 अक्टूबर के अवसर पर आप समस्त देशवासियों को क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? समस्त देशवासियों को तो बाद में, इसके पहले मैं जयपुर वासियों को एक निवेदन करना चाहूँगा, एक अनुरोध करना चाहूँगा, एक आग्रह करना चाहूँगा कि हम 2 अक्टूबर पर 2 किताबों का, एक तो सत्य के प्रयोग जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है, एक डॉक्टर कृष्णकांत पाठक हैं जो गांधी जी पर काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया है, काफ़ी उनको पढ़ा है, उनका जीवन भी गांधीमय है, IAS अधिकारी हैं, उनकी किताब है, हम उनका विमोचन करने जा रहे हैं और गांधी गोष्ठी का भी आयोजन करने जा रहे हैं। आप जितने मित्र आ सकते हों हमारे उस कार्यक्रम में आएँ। कोयरा भवन जो कि हमारे झालाना में अरण्य भवन के सामने, वहाँ पर उसको आयोजित करने जा रहे हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। अब बात थी हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तानियों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की, व्हाट्सएप के जो छोटे छोटे से जो मैसेज आते हैं, जो गांधी जी की एक जो इमेज को ख़राब किया जा रहा है, आप उनके चक्कर में ना पड़ें। आप गांधी दर्शन पढ़ें, आप गांधी जी की आत्मकथा पढ़ें, गांधी जी की छोटी छोटी पुस्तकों को पढ़ें, तो आप वास्तविक गांधी जी को पहचानने की कोशिश करेंगे। एक समय था कि जब गांधी जी के एक पोस्ट कार्ड के ऊपर पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाया करता था, लेकिन विदेशी उनसे नफरत करते थे क्योंकि वो अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगाने की कोशिश कर रहे थे। वो जो है आज पूरी दुनिया गांधी जी को पढ़ रही है और हम गांधी जी को उनकी उपेक्षा कर रहे हैं,
कुछ उनको नफरत भी कर रहे हैं, हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हम गांधी दर्शन को नहीं मान रहे हैं। लेकिन आज पूरा संसार इस बात को मान रहा है कि आज इस संसार की में अगर अहिंसा लानी हो, इस संसार को अगर अच्छे से चलाना हो, तो हमें गांधीवाद पे आना पड़ेगा, हमें गांधी दर्शन पे ही आना पड़ेगा, गांधी विचारों को आत्मसात करना पड़ेगा। ये मैं सभी देशवासियों को भी कहना चाहूँगा कि गांधी जी को पढ़ो, गांधी जी को पढ़ो, फिर आपको गांधी जी की समझ में आएगा। मेरा एक आखिरी सवाल है, कीर्ति मंदिर पोरबंदर कभी आप गए? नहीं, मैं नहीं जा पाया। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि मैं गांधी जी से संबंधित हर जगह पर मैं जाऊं, लेकिन अपनी व्यस्तताओं वश में वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन मैं बहुत जल्दी गांधी जी की एक एक जगह पर मैं जाके आऊँगा, और मैं सब जगह जाके और अपनी छाप छोड़ के आऊँगा, अपनी किताबें छोड़ के आऊँगा, और वहाँ से बहुत कुछ लेके आऊँगा। धन्यवाद।